इस वीडियो में कक्षा 10 गोधूली भाग 2 एनसीईआरटी हिंदी बुक है और इसमें हम आपको बताएंगे इसका चैप्टर नंबर 5 जिसका लेखक हैं गुणाकर मूल्य, जिनका जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ था और चैप्टर का नाम है नागरी लिपि। ठीक है, इसका हम आपको बताएंगे प्रश्न उत्तर। देख लेते हैं कितना प्रश्न है और सटीक बताएंगे, आंसर आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, वैसे वाली आंसर बताएंगे। 1 से लेकर टोटल 13 तक प्रश्न है, तो 13 प्रश्न है और 13 प्रश्नों का उत्तर आपको इसी वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अगर पीडीएफ आपको लेना है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को इसी प्रकार के वीडियोज़ के। देखिए, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। ठीक है, क्वेश्चन है देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। तो इसका उत्तर होगा करीब 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बनने और इसमें पुस्तकें छपने लगी, इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। दूसरा प्रश्न है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। इसका उत्तर होगा देवनागरी लिपि में मुख्यतः नेपाली, मराठी, संस्कृत, प्राकृत और हिंदी भाषाएं लिखी जाती है। तीसरा प्रश्न हमारा है, लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। इसका उत्तर होगा लेखक ने गुजराती, बांग्ला और ब्राह्मी लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। चौथा प्रश्न हमारा है, नंदी नागरी किसे कहते हैं, किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है। इसका उत्तर होगा दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती थी। कोंकण के शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में हैं। पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी लिपि नाम दिया गया था। पांचवा प्रश्न है, नागरी लिपि में आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं, उनके विवरण दिए। उत्तर होगा इसका विद्वानों के अनुसार नागरी लिपि के आरंभिक लेख विंध्य पर्वत के नीचे के दक्कन प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। राज राजा व राजेंद्र जैसे प्रतापी चोल राजाओं के सिक्कों पर नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। छठा प्रश्न, ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है। इसका उत्तर होगा गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि तथा उसके बाद की सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आरी लकीरें या छोटे ठोस तिकोन हैं, लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है और ये सिरों रेखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितनी कि अक्षरों की चौड़ाई होती है। यह छठा प्रश्न है। सातवां प्रश्न, उत्तर भारत के किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं। इसका उत्तर होगा विद्वानों का विचार है कि उत्तर भारत में मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि गुर्जर प्रतिहार राजाओं के अभिलेख में पहल नागरी लिपि लेख प्राप्त होते हैं। आठवां प्रश्न है, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या बताता है। इसका उत्तर होगा नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। एक मत के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहल नागरी लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। एक दूसरे मत के अनुसार बांकी नगर सिर्फ नगर है, परंतु काशी देवनगरी है, मतलब भगवान का नगर है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। आपका 9वां प्रश्न है, नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है। पटना से नागरी का क्या संबंध लेखक ने बताया है। इसका उत्तर होगा यह मान्य है कि नागरी लिपि किसी नगर अर्थात किसी बड़े शहर से संबंधित है। पद अडितकम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र अर्थात पटना, ठीक है, पाटलिपुत्र अर्थात पटना को नगर नाम से पुकारते थे। अतः हम यह भी जानते हैं कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। विद्वानों के अनुसार उत्तर भारत का यह बड़ा नगर निश्चित रूप से पटना ही होगा।
चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुणों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता था। देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी नाम दिया गया था। तो 9 तक प्रश्न जाना। चलिए, टोटल आपको बताए थे 13 प्रश्न हैं, तो आगे हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तब तक अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आपका 10वां प्रश्न है, नागरी लिपि कब तक सर्वदेशिक लिपि थी? तो इसका उत्तर होगा ईसा की 8वीं 11वीं सदियों में हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते हैं। उस समय यह एक सर्वदेशिक लिपि थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है? इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है? इसका उत्तर होगा नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती है। 8वीं 9वीं सदी से आरंभिक हिंदी साहित्य मिलने लग जाता है। इसी काल में भारतीय आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बंगला आदि जन्म ले रही थी। तो ये इनकी विशेषताएं थे, जानकारी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे? उत्तर होगा विद्वानों का विचार है कि गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया और बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। तो ये गुर्जर प्रतिहार थे। चलिए, आपका लास्ट प्रश्न नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 13, निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें। इसका उत्तर होगा निबंध के आधार पर कालक्रम के नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण इस प्रकार मिलते हैं। 11वीं सदी में राजेंद्र जैसे प्रतापी चोर राजाओं के सिक्कों पर नागर अक्षर देखने को मिलते हैं। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द नागरी लिपि में अंकित है। दक्षिण से प्राप्त वर्गुन का पल्लियम ताम्रपत्र भी नागरी लिपि में 9वीं सदी की है। 1000 ईस्वी के आसपास मालवा नगर में नागरी लिपि का इस्तेमाल होता था। विक्रमादित्य के समय पटना में देवनागरी का प्रयोग मिलता है। ईसा की 8वीं से 11वीं सदियों में नागरी लिपि पूरे भारत में व्याप्त थी। 8वीं सदी में दोहा कोस की तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली है वह नागरी लिपि में है। 554 ईस्वी में राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग का दानपत्र नागरी लिपि में प्राप्त हुआ है। 850 ईस्वी में जैन गणितज्ञ महावीराचार्य के गणित सार संग्रह की रचना मिलती है जो नागरी लिपि में है। तो ये इनके प्रमाण हैं। टोटल 13 प्रश्न था, हमने 13 प्रश्न जाना। चलिए, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए 11 से 13 तक, और PDF लेना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, आपको PDF मिलेगा व्हाट्सएप के माध्यम से। ये देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए आगे आपका क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 9 तक, 6 से लेकर के 8 तक का स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर 9 का करिए। चलिए 9 का क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में नागरी लिपि 5वां चैप्टर जो हमारा था नागरी लिपि के बारे में जाना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।